हे एवरीवन, बैलेंस शीट स्टेटमेंट पार्ट 2। पार्ट 1 वीडियो में हमने बैलेंस शीट की लिएबिलिटी साइड और कुछ इंपॉर्टेंट पहलुओं को डिटेल में समझा था। पार्ट 2 में हम बैलेंस शीट के एसेट साइड को डिटेल में समझेंगे और लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है उसे भी देखेंगे। हम आगे बढ़े उससे पहले अगर आपने बैलेंस शीट के पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर पहले उसे देखिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी है। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। एसेट साइड हमें सभी उन एसेट्स को दिखाता है जो कंपनी ऑन करती है डिफरेंट फॉर्म में जब से कंपनी की स्थापना हुई है। सिंपल भाषा में एसेट्स रिसोर्सेस है जिसे एक कंपनी रखती है जो रेवेन्यू जनरेट करने में मदद करता है। यहाँ बैलेंस शीट के एसेट साइड का एक स्नैपशॉट है। जैसे कि आप देख सकते हैं एसेट साइड पे दो मेन सेक्शन है, दैट इज नॉन करेंट एसेट एंड करेंट एसेट। इन दोनों सेक्शन के बहुत सारे लाइन आइटम्स है एसोसिएटेड नोट्स के साथ। चलिए हम हर एक लाइन आइटम को देखते हैं। नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट उन एसेट के बारे में बताता है जिसे कंपनी ऑन करती है। एक लंबे समय तक एसेट के इकोनॉमिक बेनिफिट का आनंद लिया जाता है 365 डे के ऊपर। याद रखिए, एक कंपनी द्वारा ऑन किया गया एसेट से उम्मीद किया जाता है कि वे अपने यूजफुल लाइफ के दौरान कंपनी को इकोनॉमिक बेनिफिट करता रहे। अगर आप नोटिस करेंगे तो नॉन करंट एसेट का अंदर ही एक सब सेक्शन है कॉल्ड फिक्स्ड एसेट, जिसके अंदर बहुत सारी लाइन आइटम्स है। फिक्स्ड एसेट वो एसेट होता है, दोनों टेंजिबल और इंटेंजिबल, जो कंपनी ऑन करती है, जिसे आसानी से कैश में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, चाहे जिसे आसानी से लिक्विडेट नहीं किया जा सकता। फिक्स्ड एसेट का टिपिकल एग्जांपल है लैंड, प्लांट एंड मशीनरीज, व्हीकल्स, बिल्डिंग इत्यादि। इंटेंजिबल एसेट को भी फिक्स्ड एसेट माना जाता है क्योंकि एक लंबे समय के दौरान कंपनी को इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। अगर आप देखेंगे फिक्स्ड एसेट के अंदर सभी लाइन आइटम के लिए एक ही कॉमन नोट है, नंबर 10, जिन्हें हम जल्दी एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ ARBL का फिक्स्ड एसेट का स्नैपशॉट है। टेंजिबल एसेट्स का वैल्यू 619.8 करोड़ है। टेंजिबल एसेट वो एसेट होता है जिसका एक फिजिकल फॉर्म होता है। दूसरे शब्दों में बोलूं तो इन एसेट को छुआ और देखा जा सकता है। आमतौर पे इनमें प्लांट्स एंड मशीनरीज, व्हीकल्स, बिल्डिंग्स, फिक्सचर्स इत्यादि शामिल होते हैं। इंटेंजिबल एसेट का वैल्यू 3.2 करोड़ है। इंटेंजिबल एसेट वो एसेट होता है जिसका इकोनॉमिक वैल्यू तो होता है लेकिन फिजिकल नेचर नहीं होता। आमतौर पे इसमें कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, डिजाइन्स इत्यादि शामिल होते हैं। याद कीजिए, जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को डिस्कस किया था तो हमने डिप्रिसिएशन को डिस्कस किया था। डिप्रिसिएशन एसेट के एक्वायरिंग कॉस्ट को स्प्रेड करने का एक वे है एसेट के यूजफुल लाइफ के दौरान। समय के साथ एसेट का वैल्यू कम होते जाता है जैसे जैसे एसेट अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी खोता है पुराना और फिजिकल वियर एंड टियर के कारण। इस वैल्यू को डिप्रिसिएशन एक्सपेंस कहता है, जिसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में दिखाया गया है। सभी एसेट को उसके यूजफुल लाइफ के दौरान डिप्रिसिएट किया जाना चाहिए। इस चीज को ध्यान में रखते हुए जब कंपनी एक एसेट एक्वायर करती है तो उसे ग्रॉस ब्लॉक कहता है। डिप्रिसिएशन को ग्रॉस ब्लॉक में से डिडक्ट किया जाना चाहिए, उसके बाद ही हम लोग नेट ब्लॉक पे पहुंचते हैं। यानी नेट ब्लॉक इक्वल टू ग्रॉस ब्लॉक माइनस एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। यहां नोट कीजिएगा, एक्यूमुलेटेड टर्म का इस्तेमाल सभी डिप्रिसिएशन वैल्यू को इंडिकेट करने के लिए किया जाता है जब से कंपनी लगी है। जब हम लोग टेंजिबल एसेट एट ₹619.8 करोड़ और इंटेंजिबल एसेट एट ₹3.2 करोड़ पढ़ते हैं तो याद रखिए कंपनी अपना नेट ब्लॉक रिपोर्ट कर रही है जो कि एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन का नेट है। एक बार नोट 10 को देखिए जो कि फिक्स एसेट के साथ दिया हुआ है। नोट के टॉप पे आप देख सकते हैं ग्रॉस ब्लॉक, डिप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन और नेट ब्लॉक हाईलाइटेड है। मैंने दो नेट ब्लॉक नंबर को भी हाईलाइट किया है जो टैली कर रहा है क्या मेंशन किया गया था बैलेंस शीट में उससे। चलिए इस नोट के कुछ और इंटरेस्टिंग पहलू को देखते हैं। ध्यान दीजिए, टेंजिबल एसेट के अंदर आप सभी एसेट के लिस्ट को देख सकते हैं जिससे कंपनी ऑन करती है। एग्जाम्पल, कंपनी ने बिल्डिंग्स को वन ऑफ इट्स टेंजिबल एसेट के रूप में लिस्ट किया है। मैंने इस पार्ट को हाईलाइट किया है। 31 मार्च 2013 तक ARBL ने बिल्डिंग का वैल्यू ₹93.4 करोड़ रिपोर्ट किया है। फाइनेंशियल 14 के दौरान कंपनी ने ₹85.8 करोड़ बिल्डिंग के वर्थ में ऐड किया है। यह अमाउंट को एडिशन ड्यूरिंग द ईयर के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
आगे उन्होंने 0.668 करोड़ फिर से वर्थ ऑफ बिल्डिंग में दिखाया है। इस अमाउंट को डिडक्शन ड्यूरिंग द ईयर में वर्गीकृत किया गया है, इसलिए करेंट ईयर बिल्डिंग का वैल्यू होगा प्रीवियस ईयर वैल्यू ऑफ बिल्डिंग प्लस एडिशन ड्यूरिंग द ईयर माइनस डिडक्शन ड्यूरिंग द ईयर, दैट इज 93.4 प्लस 85.8 माइनस 0.668, जो कि हो जाएगा 178.5 करोड़। आप इसे नोटिस कर सकते हैं, इस नंबर को इस इमेज में ब्लू से हाईलाइट किया गया है। याद रखिए यह बिल्डिंग का ग्रॉस ब्लॉक है, किसी को भी एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन को डिडक्ट करना पड़ेगा नेट ब्लॉक तक पहुंचने के लिए। इस स्नैपशॉट में मैंने डिप्रिसिएशन सेक्शन को हाईलाइट किया है जो बिल्डिंग्स को बिलोंग करता है। 31 मार्च 2013 तक ARBL ने 17.2 करोड़ रुपए तक डिप्रिसिएट किया है, जिसमें उन्हें 2.8 करोड़ रुपीस ऐड करना जरूरी है जो कि फाइनेंशियल ईयर 14 का है। 0.376 करोड़ एडजस्ट किया है साल के डिडक्शन के रूप में, इसलिए साल के लिए टोटल डिप्रिसिएशन हो जाएगा प्रीवियस ईयर डिप्रिसिएशन वैल्यू प्लस करेंट ईयर डिप्रिसिएशन माइनस डिडक्शन फॉर द ईयर। 17.2 प्लस 2.8 माइनस 0.376, टोटल डिप्रिसिएशन हो जाएगा रुपीज 19.736 करोड़। यह रेड लाइन में यहाँ हाईलाइट किया है। तो हमारे पास बिल्डिंग ग्रॉस ब्लॉक 178.6 करोड़ रुपीज है और डिप्रिसिएशन 19.73 करोड़ रुपीज है, जो हमें नेट ब्लॉक 158.8 करोड़ रुपीज देगा 178.6 माइनस 19.73। इसे हमने यहाँ हाईलाइट किया है। सभी टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट के लिए भी टोटल नेट ब्लॉक नंबर तक पहुंचने के लिए सेम तरीका होता है। फिक्स एसेट के अंदर अगला दो लाइन आइटम है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस CWIP एंड इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। CWIP में बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, मशीनरी अंडर असेंबली इत्यादि शामिल होते हैं बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के समय, इसलिए इसे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कहा जाता है। ज्यादातर यह अमाउंट नेट ब्लॉक सेक्शन में मेंशन होता है। CWIP वह काम होता है जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुए लेकिन वहां कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑलरेडी लग चुका है। जैसे कि हम देख सकते हैं ARBL का CWIP के अंदर 144.3 करोड़ रुपया है। एक बार कंस्ट्रक्शन प्रोसेस डन हो गया और एसेट यूज करने के लिए रख दिया गया तो एसेट CWIP से टेंजिबल एसेट में मूव हो जाता है फिक्स एसेट के अंदर। लास्ट लाइन आइटम इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट है। यह CWIP के सिमिलर ही है लेकिन इंटेंजिबल एसेट के लिए है। वर्क इन प्रोसेस में कॉपीराइट्स फिलिंग, ब्रांड डेवलपमेंट, पैसेंट फिलिंग इत्यादि कुछ भी हो सकता है। यह ARBL में मामूली कॉस्ट है 0.3 करोड़ रुपीज। इन सभी कॉस्ट के जोड़ने पर हमें कंपनी का टोटल फिक्स कॉस्ट मिलता है। नॉन करंट एसेट के अंदर फिक्स एसेट के अलावा अदर लाइन आइटम भी है। इसका यहाँ पे स्नैपशॉट है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एक लॉन्ग टर्म को ध्यान में रखकर ARBL द्वारा इन्वेस्टमेंट किया गया है। यह 16.07 करोड़ रुपीज है। इन्वेस्टमेंट कुछ भी हो सकता है, बाइंग लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, माइनॉरिटी स्टेक इन अदर कंपनीज, डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड्स इत्यादि। यह नोट 11 का एक स्नैपशॉट का एक पार्ट है। मैं यहाँ पूरे पिक्चर को नहीं लगा सकता, यह आपको एक पर्सपेक्टिव देगा। अगला लाइन आइटम लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस है जो 56.7 करोड़ रुपीज है। ये सभी लोन्स एंड एडवांसेस कंपनी द्वारा दिया गया होता है अदर ग्रुप ऑफ कंपनीज, एम्प्लॉइज, सप्लायर्स, वेंडर्स इत्यादि को। नॉन करंट एसेट के अंदर लास्ट लाइन आइटम अदर नॉन करंट एसेट है जो कि 0.122 करोड़ है। इसमें अदर मिसलेनियस लॉन्ग टर्म एसेट शामिल होते हैं। चलिए अब देखते हैं करंट एसेट। करंट एसेट वह एसेट होता है जो आसानी से कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है और कंपनी एक सिचुएशन को उम्मीद करती है जिसमें 365 दिन के अंदर इन एसेट को कंज्यूम किया जा सकता है। करंट एसेट वह एसेट होता है जो एक कंपनी अपने डे टू डे ऑपरेशन और ऑनगोइंग एक्सपेंसेस को फंड करने के लिए इस्तेमाल करती है। मोस्ट कॉमन करंट एसेट होते हैं कॉस्ट एंड कॉस्ट इक्विवेलेंट, इन्वेंट्रीज, रिसीवेबल्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड सन्ड्री डेब्टर। यहाँ ARBL के करंट एसेट का स्नैपशॉट है। करंट एसेट में फर्स्ट लाइन आइटम इन्वेंट्री है जो कि ₹335 करोड़ से। इन्वेंट्री में कंपनी द्वारा सभी मैन्युफैक्चर फिनिश गुड्स शामिल होते हैं जैसे कि रॉ मटेरियल स्टॉक्स, गुड्स दैट आर मैन्युफैक्चर इनकम्प्लीटली इत्यादि। इन्वेंट्रीज में होता है कि प्रोडक्शन के वेरियस स्टेज पे गुड्स हैं और इसलिए बेचा नहीं गया है। जब एक कंपनी में कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया जाता है तो बहुत सारे प्रोसेस में होकर गुजरता है, रॉ मटेरियल से वर्क इन प्रोग्रेस से फिनिश गुड तक।
यहाँ नोट 14 का स्नैपशॉट है जो कंपनी के इन्वेंटरी से जुड़ा है। जैसे कि आप देख सकते हैं रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस से एक बल्क में इन्वेंटरी वैल्यू आ रहा है। अगला लाइन आइटम ट्रेड रिसीवेबल है जिसे अकाउंट रिसीवेबल भी कहा जाता है। यह उस धन की राशि को रिप्रेजेंट करता है जिसे कंपनी रिसीव करने की उम्मीद करती है फ्रॉम इट्स डिस्ट्रीब्यूटर्स, कस्टमर्स और अदर रिलेटेड पार्टी से। एआरबीएल का ट्रेड रिसीवेबल 452.7 करोड़ रुपीस है। अगला लाइन आइटम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है जिसे किसी भी कंपनी के बैलेंस में सबसे ज्यादा लिक्विड एसेट माना जाता है। कैश ऑन हैंड और कैश ऑन डिमांड नगद कैश होता है। कैश इक्विवेलेंट शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट होता है जिसका मैच्योरिटी डेट 3 मंथ से कम होता है इसके एक्वाजिशन डेट से। यह 294.5 करोड़ है। यहाँ कैश एंड बैंक बैलेंस से जुड़ा नोट 16 है। जैसे कि आप देख सकते हैं कंपनी ने बहुत सारे टाइप्स के अकाउंट में कैश रखे हैं। अगला लाइन आइटम शॉर्ट टर्म लोन साइड एडवांसेस है जिसे कंपनी ने टेंडर किया है और जिसे 365 दिनों के अंदर कंपनी को रिपेड बैक की उम्मीद है। इसमें बहुत सी चीज शामिल होते हैं जैसे कि एडवांसेस टू सप्लायर्स, लोन्स टू कस्टमर, लोन टू एम्प्लॉय, एडवांस टैक्स पेमेंट, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स इत्यादि। यह 211.9 करोड़ रुपीस है। इसके बाद एसेट साइड पे एक लास्ट लाइन आइटम है। इनफैक्ट ये बैलेंस शीट का ही लास्ट लाइन आइटम है, अदर करेंट एसेट, जिसे इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता है इसलिए इसमें अदर टर्म यूज किया है। यह 4.3 करोड़ रुपीस है। जोड़ने पर आप कंपनी के टोटल एसेट होंगे फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट रुपीज 840.831 करोड़ प्लस रुपीज 1298.661 करोड़ जो कि हो जाएगा रुपीज 2139.441 करोड़ जो एग्जैक्टली कंपनी के लिएबिलिटीज के बराबर है। चलिए एक बार फिर से पूरे बैलेंस शीट को देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं एआरबीएल के बैलेंस शीट के लिए बैलेंस शीट इक्वेशन सही है। एसेट्स इक्वल टू शेयर्स होल्डर फंड प्लस लिएबिलिटी। याद रखिए पिछले कुछ चैप्टर में हम लोगों ने बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट केवल इंस्पेक्ट किया है। हालांकि हम लोगों ने डाटा को एनालिसिस नहीं किया है कि नंबर सही है या खराब। हम लोग ये भी करेंगे जब हम फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस चैप्टर देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कनेक्टिंग द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड द बैलेंस शीट। चलिए अब बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे फोकस करते हैं जो बहुत सारे वेज से एक दूसरे से कनेक्टेड है चाहे अफेक्टेड है। एक बार इस इमेज को देखिए। इस इमेज में लेफ्ट हैंड साइड पे एक टिपिकल स्टैंडर्ड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का हम लोग के पास लाइन आइटम है। इसी तरह से राइट हैंड साइड पे हम लोग के पास कुछ स्टैंडर्ड बैलेंस शीट आइटम है। पिछले चैप्टर से आपको ऑलरेडी पता है कि इन हर एक लाइन आइटम्स का क्या अर्थ है। हालांकि हम लोग अभी समझेंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट में लाइन आइटम एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है। शुरू करने के लिए रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स को कंसीडर कीजिए। जब एक कंपनी सेल करती है तो एक्सपेंसेस होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर कंपनी एडवर्टाइजमेंट कैंपेन चलाती है अपने प्रोडक्ट के अवेयरनेस फैलाने के लिए, देन नेचुरल कैंपेन पे कंपनी को कैश स्पेंड करना पड़ता है। मनी स्पेंड की वजह से कैश बैलेंस डिक्रीज होता है। इसके अलावा अगर कंपनी क्रेडिट पे एक सेल करती है तो रिसीवेबल यानी अकाउंट रिसीवेबल भी हायर जाता है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स और अदर सिमिलर एक्सपेंसेस शामिल होते हैं। जब एक कंपनी एक्सपेंसेस करती है गुड्स मैन्युफैक्चर करने के लिए तो दो चीज होते हैं। पहला, अगर क्रेडिट पर परचेज करती है जो हमेशा होता है, देन ट्रेड पेबल यानी अकाउंट पेबल ऊपर जाएगा। दूसरा, इन्वेंट्री लेवल भी इफेक्ट होता है। चाहे इन्वेंट्री लेवल हाई या लो हो, ये डिपेंड करता है कंपनी को कितना टाइम चाहिए अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। जब कंपनी टेंजिबल एसेट परचेज करती है, जब ब्रांड बिल्डिंग एक्सरसाइज इंटेंजिबल एसेट में इन्वेस्ट करती है, तो कंपनी एसेट के परचेज वैल्यू को स्प्रेड कर देती है एसेट के इकोनॉमिक यूजफुल लाइफ के ऊपर। यह बैलेंस शीट में मेंशन डिप्रिसिएशन को इंक्रीज करता है। याद रखिए बैलेंस शीट फ्लो बेसिस पर प्रिपेयर होता है, इसलिए डिप्रिसिएशन बैलेंस शीट में ईयर ऑन ईयर एक्यूमुलेट होता है। प्लीज नोट, बैलेंस शीट में डिप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन के रूप में रेफर किया जाता है। अदर इनकम में मनी इज रिसीव इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट इनकम, सेल ऑफ सब्सिडरी कंपनी, रेंटल इनकम इत्यादि शामिल होते हैं। इसलिए जब कंपनियां निवेश गतिविधियां करती हैं, अदर इनकम प्रभावित होते हैं। और जब जब कंपनी ऋण लेती है, कोई भी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, कंपनी ऑब्वियसली ऋण को फाइनेंस करने के लिए मनी स्पेंड करती है। जो मनी ऋण को फाइनेंस करने के लिए जाते हैं उसे फाइनेंस कॉस्ट चाहे बोरिंग कॉस्ट कहते हैं। इसलिए जब ऋण बढ़ता है तो फाइनेंस कॉस्ट भी बढ़ता है और वाइस वर्सा। अंत में, जैसे कि शायद आप रिकॉल कर सकते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स
कंपनी के सरप्लस में जुड़ता है, जो कि शेयर होल्डर इक्विटी का एक पार्ट है। चलिए अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखेंगे। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।